सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की तृतीय यूनिट टैगोर का शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि के साथ हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कोटेशन उन्होंने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में उन्होंने दिया है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि के साथ मानव जीवन के संबंध को सामंजस्य करती है। संपूर्ण सृष्टि का तात्पर्य होता है कि जड़ चेतन, चर अचर, सजीव निर्जीव आदि सभी वस्तुएं, इन सभी वस्तुओं के साथ हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी समस्त शक्ति विकसित होकर उस उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाए जिसे हम मनुष्यत्व कहते हैं। तो यह कार्य हमें शिक्षा प्रदान करती है, यानी कि उस उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का कार्य हमें कौन प्रदान करता है? शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं वह विकसित होती है और बालक या व्यक्ति में सामंजस्य तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास भी शिक्षा ही करती है। बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर का मैं सूक्ष्म परिचय देना चाहूँगी कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। वह बड़े धनाढ़ परिवार से बिलोंग करते थे। उनका लालन पालन बड़े ऐशो आराम में हुआ था। उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी वह बंगाल में ही की थी, लेकिन वकालत की शिक्षा करने के लिए वह विदेश में गए थे, लेकिन वहाँ बिना डिग्री लिए वापस भारत लौट आए। वह स्वाध्यायी प्रवृत्ति के थे। उनको जो शिक्षा की जो बंधी बनाई परिपाटी होती है उसके अंदर शिक्षा ग्रहण करना उनको अच्छा नहीं लगता था। आपको पता है वह महान दर्शन शास्त्री भी थे। उनके शिक्षा का आधार साहित्य तथा दर्शन ही रहा है। तो जब वह भारत आए तो वह हमेशा स्वाध्याय करते रहते थे, क्योंकि वह पुस्तकों की गुलामी को पसंद नहीं करते थे। तो उनकी विद्वता को देखकर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनको डीलेट की उपाधि प्रदान की। डीलेट की उपाधि प्रदान की। इसके अलावा गीतांजलि उनकी पुस्तक के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वह जब 8 वर्ष के थे तब से वह लिखने का, रचना करने का कार्य करने लगे और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एक लघु लेख या लघु कथा लिखी थी। उनको अंग्रेजों ने उपाधि दी नाइटहुड की, है ना, आपको पता है नाइटहुड की उपाधि दी। लेकिन क्या हुआ कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने अंग्रेजी की इस उपाधि को उनको वापस दे दी, यानी कि उन्होंने उसको नाइटहुड की उपाधि को स्वीकार नहीं किया। यह एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके राष्ट्रगीत 2 देशों के लिए बने हुए हैं। बांग्लादेश और भारत के जो राष्ट्रगीत है वह हमारे माननीय टैगोर महोदय ने ही लिखे थे। तो टैगोर थे, उन्होंने प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को शिक्षा देने के लिए बात कही कि बच्चों को नगर से दूर प्राकृतिक वातावरण हो उसके अंतर्गत शिक्षा देनी चाहिए। रूसो ने भी यही कहा था कि प्रकृति के मध्य बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन जो रूसो का जो प्राकृतिक जो शिक्षा का साधन माना था प्रकृति को, उन्होंने उसमें समाज का महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया था। वह मानते थे कि जो समाज है वह सभी बुराइयों की जड़ है, इसलिए समाज का बहिष्कार होना चाहिए, समाज का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन टैगोर कहते थे कि हमारे समाज हमारी शक्तियों को विकसित करता है। तो समाज को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि समाज का भला होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए और समाज का होना मानव के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो वो कहते थे कि जो प्रकृति
प्रकृति के अनुसार हम जो शिक्षा लेते हैं ना, वह सुखी होता है, आनंद होता है और वास्तविकता के अनुसार होता है। इसलिए हमें प्रकृति के माध्यम से शिक्षा लेनी चाहिए या प्रकृति के वातावरण के प्रति हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रहस्यवाद को भी उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रहस्यवाद फ्रॉबेल भी थे, लेकिन उनका जो रहस्यवाद था वह मात्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक ही था, यानी कि शैशव तक ही सीमित था। लेकिन टैगोर का जो रहस्यवाद था वह शिक्षा के विभिन्न स्तरों से जुड़ा हुआ था और उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे शिक्षा के विभिन्न स्तरों से संबंधित, वो उनके अनुभव के माध्यम से दिए थे। यानी सिद्धांत उनके स्वयं के अनुभव केंद्रित सिद्धांत ही उन्होंने दिए। पेस्टोलॉजी ने भी रहस्यवाद को माना है, लेकिन वह प्राथमिक स्तर तक सीमित था। लेकिन टैगोर का जो शिक्षा दर्शन, जो रहस्यवाद था, वह शिक्षा के विभिन्न स्तरों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा बच्चों उन्होंने क्या कहा है आपको पता है ना, कि शिक्षा का क्या, सच्ची शिक्षा क्या होती है? सच्ची शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बालक या व्यक्ति को सृष्टि की संपूर्ण शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति दे, बच्चे वो शक्तियाँ विकसित करें, तो सच्ची शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने यह माना है कि बालक मानव जीवन तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत क्या हो, मेल जोल, प्रेम भावना का विकास हो। ये विकास का माध्यम प्रेम, मेल जोल की भावना का विकास का माध्यम उन्होंने स्वयं शिक्षा को ही माना है। ठीक है बच्चों, तो जो टैगोर थे उन्होंने शिक्षा के संबंध में बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। जैसे एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी शिक्षा, जो उन्होंने 1908 में प्रकाशित की। जो शिक्षा थी, पहले उसमें 7 निबंध लिखे थे उन्होंने शिक्षा से संबंधित, फिर उन्होंने इसमें 16 और निबंधों का समावेश किया। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, बहुत सारे व्याख्यान लिखे हैं, बहुत सारे लेख लिखे हैं जो अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हुए। उनकी एक कहानी है तोता। तोता कहानी जो वर्तमान जो शिक्षा है ना, उसके ऊपर तीखा व्यंग किया गया है। तो जो उनकी शिक्षा दर्शन जो जुड़ा हुआ था वह दार्शनिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं टैगोर के शिक्षा दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक विकास। शारीरिक विकास बच्चों कैसे? वह चाहते थे कि शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों के शरीर का विकास हो, यानी कि स्वस्थ मन किसमें वास करता है? स्वस्थ शरीर में। इसलिए उन्होंने शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य माना है कि बच्चों का इसके द्वारा शारीरिक विकास हो। शारीरिक विकास के लिए उन्होंने बोला है कि बच्चों को अध्ययन के समय कुछ देर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए प्रकृति के वातावरण में, ताकि बच्चे प्रकृति के साथ अठखेलियाँ कर सके, फल को तोड़ सके, तालाबों में गोता लगा सके, बच्चे झूला झूल सके, योग व्यायाम कर सके, है ना। तो उन्होंने कहा है कि बच्चों को प्रकृति के साथ खेलने का, अठखेलियाँ करने का कुछ अवसर दिया जाना चाहिए। जो पाठ्यक्रम होता है, जो समय अवधि होती है, उसके अंदर कुछ समय बच्चों को प्रकृति के अंदर स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, तभी जाके बच्चे का शारीरिक विकास हो सकता है। दूसरा आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति होता है ना, उसको हमेशा जानने की इच्छा रखनी चाहिए, तो वह सच्ची शिक्षा है। अगर व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है तो उसके ज्ञान की वृद्धि होती है, इसके साथ साथ उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इसलिए व्यक्ति को मानसिक विकास के लिए उसके मस्तिष्क को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, ताकि बच्चा या व्यक्ति कुछ जान सके, जानने की इच्छा कर सके। उससे उसकी मानसिक शक्तियाँ क्या होगी बच्चों? विकसित होगी। इसके अलावा मस्तिष्क की स्वतंत्रता पे बल दिया है कि बार बार पुस्तकों से पढ़ने के अलावा बच्चों को अन्य माध्यम से भी
उसके मस्तिष्क को स्वतंत्रता लेनी चाहिए ताकि वह क्या ले सके, ज्ञान ले सके। आगे आता है नैतिक व आध्यात्मिक विकास। नैतिक व आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सच्ची शिक्षा वही है जो उस ईश्वर के प्रति, उस ईश्वर को खोजने का मार्ग बता सके, आत्म साक्षात्कार करवा सके, इसके अलावा आत्म अनुशासन का पाठ पढ़ा सके, आत्मशक्ति प्रेरित कर सके। यह उन्होंने नैतिक व आध्यात्मिक विकास में डाला है। नैतिक यानी नीति, ऐसी नीति जिससे सबका भला हो, विकास हो। आगे आता है उनका चौथा जो बिंदु था शिक्षा के उद्देश्य को लेकर, वह था समस्त शक्तियों का विकास। उन्होंने कहा है कि समस्त शक्तियों का विकास कैसे, यानी कि उन्होंने व्यक्तिवाद को महत्वपूर्ण दर्जा दिया है, यानी कि व्यक्ति का सभी तरह से विकास हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी प्रकार से उसका विकास हो। तो उन्होंने इस विकास के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है कि व्यक्ति को या बालक को कैद में नहीं रखना चाहिए, उसको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि वह क्या ले सके, उसका सभी तरह से सभी पक्ष उसके विकसित हो जाए और वह पूर्ण मनुष्य बन सके। ठीक है, आगे आता है सामाजिक विकास। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रूसों ने समाज का बहिष्कार किया था कि समाज नहीं होना चाहिए, यह सारी बुराइयों की जड़ समाज है, लेकिन उन्होंने समाज को महत्वपूर्ण दर्जा दिया है कि समाज होना चाहिए। समाज, बच्चों को सामाजिक वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए ताकि क्या कर सके बच्चे, समाज की भलाई के लिए आगे आ सके, समाज का कल्याण हो। तो उन्होंने समाज को महत्वपूर्ण दर्जा दिया है। आगे आता है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकास यानी राष्ट्रीय विकास के लिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व दिया है। उसमें उन्होंने प्राचीन भारत की संस्कृति तथा प्राचीन परंपराओं को रखा है। शिक्षा में ये चीज़ें आए तो बच्चे का या बालक का क्या होगा, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी। तो इन तत्वों को रखने से शिक्षा का उद्देश्य यही है कि इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तत्वों को रखे, शिक्षा में हमारी सभ्यता रखे, हमारी संस्कृति रखे, हमारी परंपराएं रखे, तो जाके बच्चे अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव रख सकेंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए उन्होंने, आपको पता है, शांति निकेतन और विश्व भारती जैसे दो महान विद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए उन्होंने पूर्व और पश्चिम, जो विश्व भारती की स्थापना हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, वह 1921 में स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य यही था कि पूर्व तथा पश्चिम के मध्य समन्वय स्थापित करना, यानी कि इसमें केवल भारतीय लोग ही नहीं आते थे, भारतीय बालक ही शिक्षा नहीं लेते थे, वरन विदेशों के बच्चे भी इसमें शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वह अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए भाषा, सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान दिया जाता था, तकनीकी शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, ताकि बच्चों में क्या हो, पूर्व और पश्चिम का मेल हो, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो। तो उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है वह केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वरन संपूर्ण सृष्टि के लिए है, संपूर्ण विश्व के लिए है। इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय अवबोधों को महत्वपूर्ण स्थान रखा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय, वो सारे विश्व को क्या समझते थे, एक समझते थे, और हमारे आने वाली पीढ़ी इस अंतर्राष्ट्रीय, इस विश्व के प्रति अपना सम्मान करे, अपना प्रेम व्यक्त करे, अपना समर्पण दे। इसलिए उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में या अपने शिक्षा के उद्देश्य में अंतर्राष्ट्रीय भावना को भी रखा, ताकि सभी क्या हो,
ये सभी एक समझे और सभी बालकों में, विश्व के सभी बालकों में एकता का विकास हो। ठीक है। इसके अलावा उनका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में उन्होंने विषय कौन कौन से रखे हैं? तो सबसे पहले उन्होंने संस्कृत रखा है, मातृभाषा है ना, संस्कृत, मातृभाषा, अंग्रेजी, प्रकृति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और इसके अलावा कला और संगीत, यह उन्होंने अपने विषय में रखे हैं। फिर आता है उपयोगी वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं कैसे बच्चों? कि जो बागवानी है, खेती है, क्षेत्रीय अध्ययन है, ब्रह्मांड है, या किसी न किसी वस्तुओं का इकट्ठा करना, कलेक्शन, यह आता है उनके लिए उपयोगी वस्तु में उन्होंने स्थान दिया था। अन्य क्रियाएं यानी कि उनका जो पाठ्यक्रम था ना बच्चों, वो उन्होंने विस्तृत पाठ्यक्रम का विचार रखा कि अगर पाठ्यक्रम विस्तृत रखेंगे तो बच्चा इन सभी परिधि में होता हुआ अपने ज्ञान का क्या करेगा? अपने ज्ञान को विकसित करेगा और उसके सभी पक्ष, जो मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, भावात्मक है, आर्थिक है, भौगोलिक है, सारे पक्ष उसमें क्या होंगे? विकसित होंगे। इसलिए उन्होंने वृहद पाठ्यक्रम रखा कि शिक्षा में पाठ्यक्रम वृहद होना चाहिए, गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए, है ना, खेल कूद, क्रिया विधि उन्होंने इसमें रखा। शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अलावा सह शैक्षणिक गतिविधियों को उन्होंने रखा है ताकि बच्चा ड्राइंग कर सके। ये अन्य क्रियाओं में बच्चों क्या आ गया कि नृत्य कर सके, संगीत कर सके, अभिनय कर सके, नाटक कर सके, ग्रामोत्थान कर सके, ग्राम सेवा कर सके। तो ये उन्होंने अन्य विषय के में रखा। तो उन्होंने पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य था वृहद, वो इसी कारण था कि बच्चा विभिन्न पक्षों को विकसित कर सके, इस संपूर्ण सृष्टि में क्या कर सके? वह अपने जीवन का सामंजस्य स्थापित कर सके। ठीक है। और उन्होंने विश्व भारती 1921 में जो विश्व भारती की स्थापना की थी, जो विश्वविद्यालय था, तो यह पूर्व प्राथमिक से लेके 10+2+3 यानी स्नातक स्तर की इसमें शिक्षा होती थी। इसमें विदेशों के छात्र आते थे, उनकी भाषा, अपनी भाषा, संस्कृति, तकनीकी शिक्षा आदि का क्या होता है, ये था इस पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था। और प्रकृति के मनोरम वातावरण में बच्चे बैठकर शिक्षा लेते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि शिक्षा और समाज का जो संबंध होना चाहिए वो घनिष्ठ होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह समाज के साथ बच्चे अपने समाज के साथ अपने संबंध को जोड़ सके, समाज को तरक्की दे सके। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बच्चों को मानसिक भोजन दिया जाए, यानी कि उनकी मानसिक गतिविधियों को क्रियाशील बनाया जाए ताकि उसका विकास क्या हो? उनका विकास बच्चे सृजनात्मक शक्ति के रूप में अभिव्यक्त कर सके। उन्होंने प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियों के अंतर्गत शिक्षा को रखा कि जो शिक्षा होनी चाहिए वह समाज की वास्तविक परिस्थिति या वास्तविक वातावरण की पृष्ठभूमि के अंतर्गत होनी चाहिए। समाज की आवश्यकताएं, समाज की दशाएं, इन सभी को उन्होंने अपने केंद्र में रखा। आपको पता है कि उनको आधुनिक शिक्षा के पुनरुत्थान करने का प्रवर्तक कहा जाता है कि उन्होंने आधुनिक जो शिक्षा है उसमें उनकी जो समस्या है उनके समाधान के लिए, शिक्षा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया था कि जो शिक्षा पुस्तक केंद्रित है वह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह उच्च कोटि के मानवतावादी इंसान थे। उन्होंने जो शिक्षा दी है वह दार्शनिक पृष्ठभूमि में दी है। उन्होंने शिक्षा के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी है, जैसे एक पुस्तक है उनकी शिक्षा जो 1908 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा एक थी ब्रह्मचर्य आश्रम,
शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था रूप व विकास, थर्ड था विश्व भारती। ये पुस्तकें उनकी शिक्षा से संबंधित ही रही थी। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही। कल मिलेंगे। कल हम टैगोर के शिक्षा, दर्शन और पाठ्यक्रम तो हो गया, लेकिन आगे शिक्षण विधियों के बारे में